हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप लोगों का सोशल साइंस के एग्जाम के बाद हिंदी का एग्जाम होने वाला है 9 तारीख को। और बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं ऐसे जो हिंदी को बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों बता दो एक चीज, जितना सोशल साइंस में 80 नंबर का एग्जाम होगा उसी प्रकार दोस्तों हिंदी में भी 80 नंबर का एग्जाम होगा। मतलब मार्क्स की दृष्टि से दोनों इक्वल है, तो हिंदी को भी दोस्तों उतना ही वैल्यू दीजिए, हिंदी में भी अच्छा मार्क्स आने वाला है। दोस्तों उसी को लेकर आज हमने हिंदी पे यहाँ पर 10 सवाल लेकर आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मैंने मॉडल पर से उठाकर चुन चुनकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर लाया हूँ। और इसमें से कुछ सवाल एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे, तो देखिए इसको समझ लीजिए। हिंदी में आप बस समझना जरूरी है, देखिए हिंदी में रटना नहीं है और कोई भी विद्यार्थी रटता नहीं है। बस समझिए उसका आंसर को और खुद से उसको लिखिए, बस भर दीजिए, नंबर मिल जाएगा। और जल्दी से पढ़ लीजिए, इसे पेपर में बिल्कुल छप चुका होगा इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस, और इसमें सब्जेक्टिव देखेंगे और आप लोग किस प्रकार के क्वेश्चंस चाहते हैं। अगर इस प्रकार का चाहते हैं वीडियोस तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप लोग किस प्रकार का हिंदी का वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बोलेंगे। सभी को शेयर करना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं है, तो उनको जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ा लाभ मिले और ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ पढ़ के थोड़ा बहुत अच्छा नंबर ले पाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सभी को शेयर करके चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है, छाया को छूने से कवि का क्या आशय है? वह छाया को छूने से क्यों मना करता है? भाई सब छाया छूते हैं क्या आप लोग? यहाँ छाया छूना मतलब आपकी छाया को खुद से छूना नहीं है। ठीक है, और मैंने जैसे कहा था कि छाया मत छूना का कवि कौन है, मैंने कहा था कि अरे भैया छाया छूने जाओ तो गिर जाओगे, तो गिरजा कुमार माथुर होगी ऐसे कवि का नाम। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। छाया को छूने का अभिप्राय बीते हुए सुखद पलों से है। कभी बीते हुए सुखों को याद करने के लिए, यहाँ पर कभी नहीं कभी होगा। ठीक है, कभी क्या बोलते हैं, कभी बीते हुए सुखों को याद करने के लिए मना करता है, क्योंकि इससे हमारे मन का दुख दुगुना हो जाएगा। हमें अतीत को भुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए। हमें अतीत को भुलाकर दोस्तों वर्तमान में जीना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहे? छाया को छूने का अर्थात क्या है कि छाया छूना मतलब कभी यहाँ बात कर रहा है कि जो हम लोग का पल बीत गया है, ठीक है, उसको याद करने का मतलब है छाया को छूना। तो कभी वही कह रहे हैं कि छाया को छूने का अभिप्राय बीते हुए सुखद पलों से है। कभी बीते हुए सुखों को याद करने के लिए मना करता है। बीते हुए सुखों का पल कर आप याद करोगे तो वर्तमान भी आपका खराब होगा कि अरे भाई साहब बीते हुए दिनों में इतना सुख थे, बहुत कुछ हो ना, हम अरे वो मेरा साथ था, वो मेरे साथ थी, या फिर जो भी आपका सुखों का पल आया होगा, पिछले दिनों हम ऐसे थे अभी ऐसे हैं। तो बीते हुए दिनों को याद नहीं करना है, भविष्य के बारे में सोचना है और अपने वर्तमान पर काम करना है, क्योंकि इससे हमारे मन का दुख दुगना हो जाएगा। अगर आप पीछे सोचेंगे तो हमें अतीत का वो भुला कर वर्तमान में जीना चाहिए, आज में जीना चाहिए, आज में काम करना चाहिए। अगला सवाल है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? देखिए जॉर्ज पंचम की नाक जो टूट चुकी थी या फिर जो लगाया ही नहीं था, हाँ उसको मूर्तिकार ने उसको लगाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो देखिए जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया जिससे वो मूर्ति बनी थी। क्या किया? जिस पत्थर से वो मूर्ति बनाई गई थी तो सोचा कि वो पत्थर अगर ढूंढ लूंगा तो उसी पत्थर का नाक बना के लगा दूंगा। लेकिन भाई साहब उसको तो पत्थर मिला ही नहीं, और इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया, फिर भी उन्हें वो नाक मिला नहीं। समझे? तो ये है दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर काफ़ी सारी यहाँ पर मशक्कत की गई थी। वो कहाँ से फाइलें निकलवाई, कहाँ से कहाँ पत्थर ढूंढा, खानों को दौरा किया, बट वो नाक नहीं मिला भैया। समझ, तो यही चीज़ें वहाँ पर लगाने के लिए इतना सारा प्रयत्न किया गया था। अगला सवाल है, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। मैंने कहा था कन्यादान कौन करता है? जो बहुत ही वीर होते हैं, राजा होते हैं, राज करते हैं। तो ऋतुराज इसके कवि का नाम हो गया। तो कन्यादान कविता के आधार पर बताने बोला है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो देखिए बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा है यहाँ पर, क्योंकि माँ को अपने जीवन का अनुभव था। माँ को अपने जीवन का अनुभव था। क्या अनुभव था? कि अपने अनुभव के अनुसार माँ अपनी बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही थी। माँ का अनुभव था कि विवाहित जीवन के बाद कितनी सारी कठिनाइयाँ आती है, कितनी सारी जिम्मेवारियाँ आती है। तो ये चीज़ कह रही थी कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यह माँ ने इसीलिए कहा कि जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार न हो पाए। मतलब क्या? लड़की होना, और लड़की जैसे कोमल, निर्मल, निश्चल होती है, कोमल मन की होती है, उस तरह कोमल मन का बाहर से दिखाई मत देना, बाहर से स्ट्रांग रहना, ताकि दुनिया वाले तुम पर जुल्म ना कर सके और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। ठीक है, यही चीज़ में बताया गया था। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? देखिए मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था, और इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का एक प्रयोग होता है। ठीक है, शहनाई बजाने के लिए कुछ रीड नमक होता होगा, उसका प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड क्या? अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए,
कि मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था, डुमराव में हुआ था। इसके अलावा शहनाई को बजाने के लिए रीड की जरूरत पड़ती है, और रीड कहाँ पाया जाता है? डुमराव में पाया जाता है, जो कि सोन नदी के किनारे इसको पाया जाता है। और इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है, क्योंकि उस रीड के बिना तो भैया शहनाई बजेगा ही नहीं। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खां भी डुमराव के ही रहने वाले थे, तो ये सब कारण है। छाया मत छूना हमें क्या संदेश देती है? देखिए, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं भैया। आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो आज दुख है तो कल सुख होगा। मतलब ये घटना चक्र है, ये चलता ही रहेगा, कोई इससे अछूता नहीं रहेगा दुनिया में। तो वही कह रहे हैं कि कभी जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। बीते हुए समय के दुखों को याद करके वर्तमान को दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। और दुख बीते हुए जो समय हुआ, बीते हुए हमारा सुख दुख जो भी है, उसको याद करके अगर वर्तमान के सुख को हम बिगाड़ रहे हैं तो सबसे बड़ा मूर्खता का काम कर रहे हैं। कवि के अनुसार हमें वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, आज में जीना चाहिए, आज में काम करना चाहिए। अतीत के सुखों या दुखों को याद करके हमारे वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य संवारने का संदेश देती है। बहुत बढ़िया कविता दोस्तों, मतलब इसमें छाया मत छूना छाया के आधार पर बताया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो देखिए, माँ ने बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। जब बेटी की विदाई हो रही थी तो माँ ने क्या क्या सीख दी? तो पहला चीज क्या कहा माँ ने? कि माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। ठीक है, क्या कहा? कि अपने सुंदर जो चेहरा है उस पर गर्व नहीं करना। आगे देखो, माँ ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी। उन्होंने बेटी को सीख दी कि भैया सुनो, दुख तो बहुत मिलेगा पर आत्महत्या मत करना, इस दुनिया वालों से लड़ना, ये चीज़ सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, माँ के द्वारा बेटी को बताया गया। फिर है, माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। और क्या कहा? कि धन संपत्ति से भी दूरी रहना, वो भी मोह माया इसका बहुत खराब होता है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसीलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ अपने जीवन के सभी दुख दर्द बांटती होगा। ठीक है, माँ अपनी बेटी के साथ जीवन के सभी सुख दुख बांटती थी, वहीं उसकी सबसे निकट और सच्ची साथी थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? क्योंकि माँ जो है, माँ अपनी बेटी के अंतिम पूंजी इसलिए क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ अपने जीवन के सभी सुख दुख बांटती थी, उसे ही सच्चा साथी मानती थी। माँ ने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। ठीक है, और इसीलिए अपनी बेटी को दान करते वक्त माँ को लगता है कि वो अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। तो यही दोस्तों कारण था। ठीक है, अगला सवाल है 8 नंबर, देखिए क्या है 8 नंबर। बोला लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो देखिए, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है, क्यों कहा है नहीं होगा, या इसलिए कहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन, चमक इसलिए कहा है या इसलिए कर दी? इसलिए कहा है, और क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए। इसलिए कहा है क्योंकि फादर बुल्के के मन में अपने परिजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था। ठीक है, अपने परिजन था उसके लिए अकाट प्रेम था, बहुत प्रेम था, इसीलिए और लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। वह देवदार के पेड़ के समान अपने प्रियजनों को अपनी छत्र छाया प्रदान करते थे, मतलब सभी को अपनी छत्र छाया में रखते थे, सभी से प्यार करते थे, सभी का ध्यान रखते थे, और इसीलिए दोस्तों लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। 9 नंबर बोल रहा है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात अवश्य ही आती है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी सुख के बाद दुखों का आना निश्चित है, अतः मनुष्य को सुख के बाद दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वही चीज़ कह रहे हैं कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। एक रात आपका उजाला हो गया तो क्या नेक्स्ट आपका अंधेरा होगा, फिर अंधेरा है तो फिर उजाला होगा, मतलब ये घटना चक्र है, चलते रहता है। ठीक है, अगला सवाल और अंतिम सवाल है कि फादर कामिल बुल्के को याद करने से एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा क्या है? मतलब फादर कामिल बुल्के जो उनको याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा क्यों है? तो देखिए क्या है, फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है। फादर बुल्के का जीवन किसी रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था, मतलब कोई रोमांचकारी सिपाही था उसके अनुसार नहीं था, बल्कि उनका जीवन के शांत प्रवाह की तरह था जिसमें मानवीय रिश्तों और करुणा की बातें भरी हुई थी। और इसलिए लेखक ने कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों, जीवन की मतलब शांत प्रवाह वो बहुत शांत रहते थे, तो यही चीज़ कहा गया कि अगर वहाँ उनका बात हो रहा है तो एक शांत संगीत सुनने जैसा है। तो ये था दोस्तों लोग टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, अच्छे से देख लीजिए। और जितने सारे क्वेश्चन मैंने बताया, और भी इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बोलेंगे, या फिर आप जिस प्रकार के वीडियो चाहते हैं कमेंट्स करके बोल सकते हो। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।